गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम भूषण यादव है और मैं आपको यूकेपीएससी एई के लिए जितना भी टेक्निकल सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के मैं वो करवाऊंगा। तो अभी आपको मेरे साथ ये करना है कि ये एक अजय आप इसको प्रैक्टिस लेके चल सकते हैं। अभी मैं उत्तराखंड का एक आपको ये एक ब्रीफ दे देता हूँ कि उत्तराखंड में कैसे कैसे वो आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। तो उत्तराखंड में हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आता है एक हिंदी आती है। हिंदी आती है 100 नंबर की। हिंदी आती है 100 नंबर की। उसके बाद आती है एक इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश भी आती है 100 नंबर की। और उसके बाद आती है जीएस। जीएस भी 100 नंबर के। ये 300 नंबर की तो आपको ये होगा। उसके बाद आता है टेक्निकल। टेक्निकल में दो पेपर होता है। टेक्निकल में पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन भी पेपर वन होता है 180 क्वेश्चन के। 180 क्वेश्चन और ईच का 2 मार्क होता है। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क यानी कि 360 मार्क ये होगा। और 180 क्वेश्चन का ये भी होगा जो 2 मार्क्स के होंगे। तो ये हो गए 360 360 720 और प्लस 300। ये आपको हो गए 1020। इतने नंबर के एग्जाम आपको उत्तराखंड यूकेपीएससी में होने वाले हैं। यूकेपीएससी में 2020 का क्वेश्चन होने वाला है। अभी हम बात करते हैं कि इसमें मैं आपको टेक्निकल पोर्शन कराऊंगा। टेक्निकल पोर्शन में मेरे जितने भी जीएस के होंगे, आप देख रहे हो कि 720 नंबर एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है जिसके जिसका तैयारी आपको होना ही चाहिए। ठीक है। तो अभी क्या है कि आप लोग को सब कुछ पता ही है। इसको आप एज ए रिवीजन लेके चलें और जो छोटे मोटे की कंसेप्ट होंगे जो मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा अगर उसमें कुछ रहा तो। ठीक है। तो वो आप उसको नोट करते जाएंगे। ये आपके रिवीजन पर्पस के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से एक एक कंसेप्ट को एक ही साथ में डील करता हुआ चला जाऊं। आप इसको एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के हिसाब से मत लें। उसमें जो कंसेप्ट होंगे, दो तीन चार कंसेप्ट जो भी होंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा रिवीजन के पर्पज से। और उत्तराखंड में क्वेश्चन आपने देखा भी होगा तो इतना कोई मतलब लेंदी क्वेश्चन या कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आता है। नॉर्मल कैलकुलेशन का है और वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो इस हिसाब से हम अगर अपना एक टारगेट लेके चले तो हमारा सब्जेक्ट इजी वे में कवर हो सकता है। अभी आपके पास टाइम भी है। अगस्त, मिड अगस्त में दे रखा है टाइम। तो अगस्त है और अभी चल रहा है आपका मई। अभी आपका मई चल रहा है तो मई से लेकर के अगस्त तक मान के चलता हूँ मैं। मई जून जुलाई अगस्त करीब करीब 3 मंथ। मैं यहाँ से 3 मंथ मान के चलता हूँ। अगर मैं 3 मंथ यहाँ से लेके भी चलता हूँ तो 3 मंथ में मुझे ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और ये बाकी के पोर्शन को भी अभी अभी मैं 50 क्वेश्चन के हिसाब से चला रहा हूँ और बाद में मैं इसको बढ़ा भी दूंगा। ठीक है। और आपको करीब करीब एक सब्जेक्ट में करीब करीब 1300 से 1500 1400 क्वेश्चन के करीब या 1000 जो बड़ा सब्जेक्ट है उसमें इतने क्वेश्चन के करीब मैं आपको करवा दूंगा ताकि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत काफ़ी है। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं। आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन जितना करोगे आप उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और उतना ही ज़्यादा मतलब आप एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। एक एक चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो उतना ही स्पीड में और वो कंसेप्ट आपको याद रिकॉल होता रहेगा ना, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही ईजी होगा। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू। यंग्स मॉडुलस रेशियो है नॉर्मल स्ट्रेस टू। पहले तो जान लीजिए कि यंग्स मॉडुलस है क्या। यंग्स मॉडुलस को ई से डिनोट करते हैं और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की बात करें तो इसमें और इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन, ये यंग्स मॉडुलस है आपको। ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट भी कई बार पूछ लेगा आपसे। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और एमपीए। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और एमपीए इसका यूनिट लेके चलते हैं। ठीक है। और ये होता है इलास्टिक लिमिट। ये एक इलास्टिक लिमिट है और ये आता कहाँ से है, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। जो हुक्स लॉ होता है,
हुक्स लॉ को हम लोग क्या लिखते हैं? हुक्स लॉ को हम लोग लिखते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का को हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस, और ये इनटू स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहीं से कंसेप्ट डेवलप हो जाता है यंग्स मॉडुलस का। ठीक है, तो ये आता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं होगा, नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट ये होगा, और उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन ये भी नहीं है। तो आपका आंसर हो गया एक का, पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंज। पॉइजंस रेशियो ऑफ स्टील का पूछ रखा है आपको इलास्टिक रेंज में। पहली तो बात पॉइजंस रेशियो है क्या, पहले अगर हम बात करें पॉइजंस रेशियो की, तो पॉइजंस रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं? पॉइजंस रेशियो को कई बार म्यू और गामा से भी डिनोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि अपना नोटेशन म्यू रहेगा, मैं म्यू लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पॉइजंस रेशियो को लिखते हैं लेटरल स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये हो गया। इसको लेटरल स्ट्रेन ये माइनस में क्यों होता है? ये होता है अगर लेंथ वाइज में डिफॉर्मेशन करते हैं और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो डेप्थ में क्या होता है कि अगर ये कोई हमारा मेटल है या कोई हमारा कोई भी मटेरियल है, ठीक है, अगर हम इसमें लोड लगा दिया, ठीक है, लोड लगा दिया तो इसका एक सर्टेन डायमीटर होगा और इसका एक सर्टेन लेंथ होगा। तो ये क्या करेगा? लेंथ वाइज तो इलोंगेट करेगा, लेंथ वाइज इलोंगेट कर दिया, लेकिन साथ में क्या होगा? इसका जो डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर है ये क्या होगा? ये डी डैश हो जाएगा या घट जाएगा? तो अभी भी लोड तो पी लग ही रहा होगा, और एल क्या होगा? डायमीटर क्या हो जाएगा? डी माइनस डी डैश हो जाएगा। डी माइनस चेंज इन डेल्टा लिख दीजिए या स्मॉल डी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ये तो डायमीटर हो गया आपका, और लेंथ में क्या होगा? एल प्लस डेल्टा एल, यानी कि लेंथ में इंक्रीजन हो जाएगा। तो पॉइजंस रेशियो क्या बना? पॉइजंस बना चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉइजंस रेशियो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आप आगे कि पॉइजंस रेशियो के वैल्यूज क्या क्या होते हैं। पॉइजंस रेशियो को डिफाइन करने के लिए इसके वैल्यूज दिए गए हैं। नॉर्मली -1.5 से लेकर के 1.5 तक लेते हैं, -1.5 से लेकर के 0.5 तक लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली जनरली लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मटेरियल की, तो इंजीनियरिंग मटेरियल में इसका अगर इंजीनियरिंग पर्पज के देखें तो इसका वैल्यू होता है 0 से लेकर 0.5% तक, 0.0 से लेकर 0.5% तक। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। न्यू का जो रेंज होता है आपका -1.5 से लेके 1.5 तक होता है। ठीक है, ये होता है जनरली, ये जनरली हम इतना लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मटेरियल की, तो इंजीनियरिंग मटेरियल का वैल्यू जीरो से लेकर के 0.5 तक होता है। ये इंजीनियरिंग मटेरियल का होता है, इंजीनियरिंग मटेरियल का होता है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग मटेरियल का हो गया। इसके बाद हम बात करें, अगर इसमें बात करें हम मेटल्स की, नॉर्मली मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स की का वैल्यू होता है 0.25 से लेकर के 0.40 तक। ये बात करते हैं हम मेटल्स के लिए, ये हम बात कर देते हैं मेटल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि चलिए ठीक है, आपको कुछ वैल्यू मैं बता देता हूँ। अगर हम बात करें -1.5, ये किसके लिए होता है? ये रियोपैक्टिक मटेरियल के लिए होता है। रियोपैक्टिक मटेरियल, रियोपैक्टिक मटेरियल में जैसे क्या है? ह्यूमन टिश्यू ह्यूमन टिश्यू और अगर हम बात करें जीरो, तो जीरो होता है रिजिड मटेरियल का, रिजिड मटेरियल। और किसका होता है? कॉर्क का होता है रिजिड मटेरियल, कॉर्क। और नॉन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल का, कंप्रेसिबल मटेरियल, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, इस सब इन तीनों का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें
कि रबर का कितना होता है, अगर 0.5 बात करें तो ये होता है हमारा रबर का रबर का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर रबर की बात करें हम तो गोल्ड की बात करेंगे। तो गोल्ड का कितना होता है, गोल्ड का होता है 0.44। ठीक है, गोल्ड के बाद हो जाएगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का क्या करेंगे, ब्रॉन्ज का कुछ कुछ मैं मतलब लिख दे रहा हूँ आपको। जैसे ब्रॉन्ज का लिखेंगे 0.35। इसके बाद अगर एक अच्छा एक एलिमेंट हमेशा स्टील और एल्युमिनियम को कंपेयर किया जाता है, तो एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का होता है 0.33। एल्युमिनियम का होता है 0.33। अब अगर हम बात करें स्टील की तो स्टील का लिमिट होता है 0.25 से लेके 0.3 तक। और हम नॉर्मली इसको कितना लेते हैं, 0.288, 0.22288, ये स्टील का हो गया। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें कास्ट आयरन की बात करें तो इसका लिमिट होता है 0.270। कास्ट आयरन का 0.270। कंक्रीट का कंक्रीट की बात करें तो 0.1 से लेकर के 0.2 तक होता है। 0.15 नॉर्मली लेके चल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें वुड का होता है 0.25। ठीक है, ये आपका हो गया पॉइजनस रेशियो। कुछ मटेरियल के मैंने लिख दिए हैं आपको। और एक नोट डाल के एक कंसेप्ट और लिख लीजिए। एक कंसेप्ट होता है कि अगर हम बात करें पॉइजनस रेशियो की ना, हाँ, तो इसमें एक कंसेप्ट और नोट कर लीजिए। वुड का लिख दिया। हाँ हाँ, एक सपोज दैट यहाँ 0 है और यहाँ 0.5, बीच में कहीं 0.25 होगा। 0 से लेके 0.25 तक नॉर्मली ये होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, और 0.25 से लेके 0.5 होता है, ये होता है डक्टाइल मटेरियल की, डक्टाइल मटेरियल की, ये होता है डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, अब बात कर रहा है कि पॉइजनस रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंज। इलास्टिक रेंज मतलब 0 से लेके 0.5 के बीच में होगा, कोई भी 0 से लेके 0.5 के बीच में होगा। और स्टील का पूछा है कि स्टील पे आइए, स्टील कहाँ है, स्टील स्टील का वैल्यू होता है 0.288, यानी कि 0.3 के करीब हम ले सकते हैं। 5 नहीं हो पाएगा, ये रबर का होता है, ये होता है रबर का, ये किसका होता है, ये होता है रबर का, ये होता है रबर का, ये होता है रबर का। और 0.3 ये स्टील का लेके चलेंगे। 0.2 और 0.4 ये होता है, ये 0.25 से लेके 0.40 तक ये होता है आपको मेटल्स का। ठीक है, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करें तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ हैज एल loaded axially, then the ratio of change in diameter to the original diameter, change in diameter to the original diameter, change in diameter to the original diameter, यही तो है स्ट्रेन हमारा। और ये कौन सा डायमीटर है, लेटरल स्ट्रेन है, यही तो है लेटरल स्ट्रेन। अभी पॉइजनस रेशियो में बताया था, तो इसको ये है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन को क्या लिखते हैं, लेटरल स्ट्रेन को हम लिखते हैं चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ये डायमेट्रिक स्ट्रेन होता है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ये क्या बोलता है, देन द चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर को बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, द मटेरियल इज हीट अप देन इलास्टिक मॉडुलस। अगर मटेरियल को हीट करते हैं तो इलास्टिक मॉडुलस में क्या डिफरेंस पड़ेगा। इलास्टिक मॉडुलस अभी बताया था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और इसको हटाओ तो ये इलास्टिक कांस्टेंट आ जाता है ना, इसी को बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस, और स्ट्रेन हो जाता है। तो अब स्ट्रेन, और अगर हीट करते हैं हम, अगर किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय इलास्टिक मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेन हो जाएगा। तो स्ट्रेन और इलास्टिक मॉडुलस में इन्वर्सली रिलेशन हो गया, स्ट्रेन और इलास्टिक मॉडुलस में क्या हो गया, इन्वर्सली रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मटेरियल को अगर हीट करते हैं, अगर कोई मटेरियल है और हम इसको अगर हम हीट करते हैं, तो अगर हम इसको हीट करने लगे तो इससे क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, मतलब स्ट्रेन, इसमें क्या होगा, स्ट्रेन का वैल्यू, मतलब ज़्यादा डिफॉर्म करेगा तो स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा। तो अब हम बात करेंगे तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो इलास्टिक मॉडुलस क्या करेगा, इलास्टिक मॉडुलस अगर ये स्ट्रेन अगर हमारा ज़्यादा होगा तो ये डिक्रीज करेगा।
इलास्टिक मॉडुलस क्या करेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, ये घट जाएगा, ये बढ़ेगा और ये घटेगा, ठीक है। तो स्ट्रेन बढ़ा और ये घटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। टू मेजर स्ट्रेन द स्ट्रेन रॉजिट आर यूज। स्ट्रेन को मेजर करने के लिए, स्ट्रेन कौन सा, स्ट्रेन रॉजिट किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, स्ट्रेन रॉजिट यूज करते हैं लीनियर स्ट्रेन को मेजर करने के लिए, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन को मेजर करने के लिए। स्ट्रेन रॉजिट यूज फॉर लीनियर स्ट्रेन फॉर मेजरमेंट, आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया, ठीक है। अब अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉइजंस रेशियो ऑफ मटेरियल 0.5 देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। आपको चार रिलेशन बताता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कंसेप्ट देख लीजिए, पहले कुछ कंसेप्ट नोट कर लीजिए। कंसेप्ट क्या क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट कितने हैं, चार है। पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजंस रेशियो। ये चार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चार इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। इसी पे हमारा मैक्सिमम कंसेप्ट यहीं पे बनता है। तो इसमें बोलता है पॉइजंस रेशियो के लिए ना, ये सारों का एक 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 फार्मूला है, ठीक है। हम पहले आपको चार फार्मूला बता देते हैं, चार फार्मूला कौन कौन से हैं। पहला फार्मूला आता है यंग्स मॉडुलस के लिए, ई इक्वल टू 2g, पहले इन दोनों का रिलेशन देखा है ना, ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। दूसरा रिलेशन आता है इक्वल टू 3k माइनस 2 म्यू। और अगर हम बात करें इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। और अब तीसरा रिलेशन आता है, अगर डायरेक्ट यंग्स मॉडुलस ही निकालना हो, डायरेक्ट अगर यंग्स मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना हो, तो इसको क्या लिखोगे, तो लिखोगे 9k ई बाय ई के प्लस 2g, 3k सॉरी 3k प्लस जी, 9 kg बाय 3 kg, 3k प्लस जी, ये 2 नहीं है सॉरी, ये आपको, ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा 9 kg बाय 3k प्लस जी, 9 kg बाय 3k प्लस जी, ठीक है। उसके बाद 9 kg बाय 3k प्लस 3k 9 kg बाय 3k प्लस जी। और एक आता है पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, वो होता है 3k माइनस 2g बाय 6k प्लस 2g, ये होता है 6k प्लस 2g, 3k माइनस 2g बाय 6k प्लस 2g, ये आ गया हमारा पॉइजंस रेशियो। अब बोल रहा है, अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बोल रहा है कि द पॉइजंस रेशियो ऑफ मटेरियल इज 0.5, अगर पॉइजंस रेशियो 0.5 है, देन प्लास्टिक नहीं है ये, सॉरी इलास्टिक मॉडुलस है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल। तो पॉइजंस रेशियो दे रखा है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ पूछ रहा है आपसे, और ये रिलेशन पूछ रहा है शियर मॉडुलस में, शियर मॉडुलस में इनडिटरमिनेट नहीं हो सकता है, डिटरमिनेट ही होगा। उसके बाद हम बात करें तो इलास्टिक मॉडुलस और शियर मॉडुलस में, इलास्टिक मॉडुलस और शियर मॉडुलस में रिलेशन यही लगा देते हैं, ये लगेगा हमारा, ठीक है। तो अब इसमें हम इसमें अभी क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। अब हमारा ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू की वैल्यू कितना है, 0.5 है, 1 प्लस 0.5, तो ये हो गया 1.5, और 1.5 हो गया, और 1.5 दूना 3, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, ई इक्वल टू 3g, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस, 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस, यंग मॉडुलस इक्वल टू प्लास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही इलास्टिक मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सॉरी सी, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, शियर मॉडुलस। 4 टाइम्स नहीं, सॉरी 4 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस, सॉरी सॉरी, ये 3 टाइम्स शियर मॉडुलस होगा, 3 टाइम आया ना, 3 टाइम्स शियर मॉडुलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। The stress induced in a body when subjected to two equal and opposite forces can the acting tangentially across the क्रॉस सेक्शन। ये देखिए एक्टिंग टेंजेंशियली है, टेंजेंशियली अगर किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लगता है, अगर सपोज दैट ये लगा है,
और ये लगा है, तो एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से, या फिर ये कैसे हो सकता है, एक इधर और एक इधर। तो क्या रहा है, द स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन टेंजेंशियली अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियली के हमेशा इसमें लगा हुआ है। तो बोल रहा है कि कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये एक आपको ये बना देगा आपको शियर स्ट्रेस, ये आपको शियर स्ट्रेस इंड्यूस कर देगा। और मैं आपको एक आपको ये बना देता हूँ, मैं आपको एक ये चलिए लाइन लिया, ठीक है, और एक ये भी है, सॉरी, ये लाइन लिया, ये भी लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम ये एक आपका पार्ट है, इसको अगर हम फिक्स कर दें तो इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखें, ठीक है, ये रहेगा और ये रहेगा, ठीक। तो अगर हम बात करें शेयर की, तो ये यहाँ से और ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये अब छोटा है, तो ये दोनों का मतलब मैं आपको ऐसे करके दिखा दूँ, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ऐसे और ऐसे, इस पे एक ये स्ट्रेस लगेगा और इसके परपेंडिकुलर ये लगेगा, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में और ये परपेंडिकुलर है दोनों के, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो ये दोनों आपका शियर स्ट्रेस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन। अगर कोई एक बॉडी है और इसमें क्या है, एक्सियल डिफॉर्मेशन है, तो एक्सियल डिफॉर्मेशन टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन यानी कि चेंज इन लेंथ होगा बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ बॉडी, इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, को बोलते हैं। लेंथ में लेंथ में चेंज होगा ना, तो ये क्या होगा, ये आपका आगे करेगा, इसको बोलते हैं लेंथ में चेंज होता है, इसको लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। लेंथ में चेंज हुआ, लीनियर स्ट्रेन। डायमीटर में चेंज हुआ, लेटरल स्ट्रेन या डायमेट्रिक स्ट्रेन, डायमेट्रिक स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन। नॉर्मली तो इसको लेटरल ही बोलते हैं, LETERAL, लेटरल, लेटरल स्ट्रेन ही बोलते हैं। ये क्या होता है, चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर, यही डायमीटर है। और पॉइजंस रेशियो अभी आपको बताया था, चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर और चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये आपका ये आता है आपको पॉइजंस रेशियो में। तो आपको यहाँ से भी दे सकते हैं, ये लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल लेटरल स्ट्रेन, और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आपका हो गया पॉइजंस रेशियो। तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर को। लीनियर स्ट्रेस की बात कर रहा है, लीनियर स्ट्रेस क्या होता है, लीनियर स्ट्रेस होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और पॉइजंस रेशियो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ये पॉइजंस रेशियो तो इन दोनों का रेशियो है ना, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। लेकिन इसमें तो ये नहीं बोल रहा है द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ, एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। तो आपका ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है या फिर लीनियर स्ट्रेन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। अब देखिए मेलेबिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी वो मेलेबिलिटी पहले समझना क्या है, कि मेलेबिलिटी है कि किसी भी बॉडी पे अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा है तो वो डिफॉर्म करेगा, और उसके वजह से जो सीट प्रोड्यूस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाने के बाद जो सीट प्रोड्यूस जो सीट बनेगा, इन सीट बनेगा, और रोल जिसको रोल भी कर सकते हैं, उस वो जिस वो प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में उसका, उसको मेलेबल मटेरियल बोलते हैं। और जो जिसके वजह से वो चेंज हो रहा है उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, malleability is the property of material
by virtue of which by virtue of which it can be drawn into इन सीट, सिंपल इन सीट में जो कन्वर्ट कर दे और जिसको रोल भी किया जा सके, इसको बोलते हैं कि मेलेबल मटेरियल है। तो सीमेंट को इसमें मेलेबिलिटी नहीं होती है। सीमेंट, ब्रिक और कंक्रीट ये तीनों आपको बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, ये बिल्डिंग मटेरियल है। लेकिन कॉपर क्या है, ये इंजीनियरिंग मटेरियल है और मेटल है। ये इंजीनियरिंग मेटल है, इंजीनियरिंग मटेरियल है और ये मेटल भी है, मेटल है। मेलेबिलिटी जो भी प्रॉपर्टी है ये मेटल में ही पॉसिबल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। एक्सप्रेशन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करिए कौन सा सही है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, पहली बात यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को डिफाइन अभी हमने किया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोलते हैं। यंग्स मॉडुलस को अभी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, अभी डिफाइन किया था ना, अभी डिफाइन किया था। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोलते हैं। उसके बाद आता है ये स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस नहीं होगा, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन इनटू स्ट्रेस ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं लेटरल स्ट्रेन पे। लेटरल स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन और पॉइजंस रेशियो, लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल और पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो को भी हमने डिफाइन किया था। पॉइजंस रेशियो को बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पहले बात करते हैं लेटरल लेटरल। लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, पॉइजंस रेशियो इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, पॉइजंस रेशियो इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ये। ठीक है, अभी हम इसकी बात करें तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन था मेंबर हुई सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस में फेल at stress lower than the ultimate stress of the material, the property of metal is called। बोल रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट पे रिवर्सिबल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया जा रहा है, उसके वजह से जो मटेरियल फेल होता है उसको वो कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं, रिवर्सिबल टेंसाइल या रिवर्सिबल स्ट्रेस अगर जो भी डिजाइन करते हैं उसके वजह से जो फेल होता है, बार बार आने जाने से क्या होता है, उस पर आपका क्या होता है कि फटीग प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मटेरियल को फटीग कर देता है, उसी को यही बोलता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, वो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को बोलते हैं फटीग ऑफ द मेटल, उसमें फटीग प्रोड्यूस हो जाता है। तो वर्केबिलिटी ऑफ द मेटल नहीं बोलते हैं, प्लास्टिसिटी ऑफ द मेटल, प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन जिसमें होता है, और या परमानेंट डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। क्रीप क्या होता है, क्रीप ऑफ द मेटल, ये टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है, टाइम डिपेंडेंट होता है ये क्रीप जो होता है, डिपेंडेंट होता है, ये नॉट स्ट्रेस डिपेंडेंट होता है, स्ट्रेस इस पे नहीं लगता है, ये क्रीप तो नहीं होगा आपका। और वर्केबिलिटी ऑफ मटेरियल, तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथ विच वी कैन वर्क, दैट इज द वर्केबिलिटी ऑफ मेटल। तो मेटल की वर्केबिलिटी, तो वर्क तो हम कर ही रहे हैं, प्लास्टिसिटी ऑफ मेटल और फटीग ऑफ मेटल। तो इसका आंसर आपको मैंने बता दिया, आपको इसका आंसर हो जाएगा फटीग ऑफ मेटल। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन का आइए। अगला क्वेश्चन, हाँ, द प्रेशर मीटर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, प्रेशर मीटर टेस्ट। अब देखिए प्रेशर मीटर टेस्ट किसके लिए डिफाइन करते हैं, प्रेशर मीटर टेस्ट यूज करते हैं शियर मॉडल्स के लिए। फैक्ट है, इसको ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल देन लेटरल स्ट्रेन विल बी। अगर बोल रहा है किसी भी मेटल में, अगर कोई एक मटेरियल है, ठीक है, बोल रहा है कि इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल, अगर इधर का स्ट्रेन टेंसाइल है तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, अगर ये टेंसाइल लगा हुआ है तो मेटल क्या होगा, ये लेंथ वाइज इंक्रीज करेगा, लेंथ वाइज इंक्रीज कर गया। ठीक है, और डायमीटर वाइज क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ठीक, तो क्या होगा, बोल रहा है कि लेंथ वाइज अगर इंक्रीज कर लेटरल स्ट्रेन विल बी
इफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल, अगर ये टेंसाइल है, देन लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, कंप्रेसिव। यही तो है चेंज इन डायमीटर और अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, यही है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, यही है आपका, ये हो जाएगा आपका कंप्रेसिव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील विथ हाई कार्बन कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज नॉट प्रोमिनेंट, कौन सा जोन आपको नहीं मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कल्चर है और हाई कार्बन स्टील के लिए, हाई कार्बन कंटेंट के लिए ना, हाई कार्बन कंटेंट के लिए। तो पहली बात एक आप कंसेप्ट नोट कर लीजिए, परसेंटेज कार्बन इंक्रीज करने से क्या होता है, परसेंटेज कार्बन अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपको होता है, पहला होता है परसेंटेज कार्बन इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ, अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। स्ट्रेंथ, हार्डनेस, हार्डनेस और ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो डक्टिलिटी होगा, डक्टिलिटी क्या करेगा, डक्टिलिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आइए क्वेश्चन पे, द स्ट्रेस कर्व ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील विथ हाई कार्बन कंटेंट, अगर हाई कार्बन कंटेंट का स्ट्रेस कर्व बनाएंगे तो ये डायरेक्ट हाई कार्बन स्टील, कार्बन का ये बनता है। माइल्ड स्टील का अगर हम बनाएंगे तो ये बनता है। ठीक है, तो स्ट्रेस कर्व, तो इल्ड जोन क्या होता है, ये अपर इल्ड पॉइंट है, यहाँ पे इल्ड जोन नहीं मिलता है, ये इल्ड जोन जो है ये इसमें नहीं मिलता है। लेकिन माइल्ड स्टील में क्या होता है, ये इल्ड जोन मिलता है। माइल्ड स्टील क्या है, और हाई कार्बन स्टील का परसेंटेज कार्बन कितना होता है, हाई कार्बन स्टील का 0.55 से 0.95 तक होता है। ठीक है, लेकिन यही हम स्टील की बात करें तो इसका होता है 0. परसेंटेज कार्बन ना, इसका परसेंटेज कार्बन होता है 0.3, परसेंटेज कार्बन होता है 0.3, एक आसपास होता है। ठीक है, तो ये हमारा, अब हम बात करें तो हमारा फील्ड जोन नहीं मिलेगा, फील्ड जोन आपको नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, the ratio of change in dimension of the body to the original dimension, change in dimension to the original dimension, change in dimension to the original dimension, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू मेंबर इज नोन है, लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेन, द लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेन लग रहा है, द एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेंबर इज नोन है, तो एरिया बिटवीन द टू, इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों की इसको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे शियर, बेंडिंग, क्रशिंग, पोटेंशियल। इस दोनों के भी, ये दोनों अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है तो ये भी कम होता जाएगा, फिर कम होगा, फिर ये भी कम होगा, दोनों साइमल्टेनियसली कम होते जाएंगे। तो ये क्या करेगा, एक टाइम पे फेल कर जाएगा कंप्रेसिव होते होते, वो बोलते हैं क्रशिंग, वो बोलते हैं क्रशिंग। द स्ट्रेस corresponding to the maximum load stress strain curve is called as, the stress corresponding to the maximum load in stress strain curve, मैक्सिमम लोड के corresponding स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए, माइल्ड स्टील की बनाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ से होगा जीरो से, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रैक्चर, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट, ये हो जाएगा इलास्टिक लिमिट, ये अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, और डी से लेके ई तक यील्डिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्टीमेट पॉइंट। तो यहाँ पे जो लोअर यील्ड पॉइंट है इसके क्रॉस लेते हैं एफ यील्डिंग, यील्ड स्ट्रेस लेते हैं, और जो अल्टीमेट स्ट्रेस लेते हैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग, इसके लेते हैं एफ अल्टीमेट। The stress corresponding to the maximum load in stress strain curve, मैक्सिमम लोड पे
कितना होगा, ये मैक्सिमम अगर लोड लगा रहे हैं, ये लोड लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम लोड कौन सा लगा रहे हैं, फील्ड अल्टीमेट स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा। तो आंसर अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन और द नेचर ऑफ इंटरनल फोर्स डेवलप इन अ बॉडी। अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स का इफेक्ट देखना हो तो क्या हो सकता है, पहला तो या तो टेंशन हो सकता है, या कंप्रेशन हो सकता है, या शियर हो सकता है। ठीक है, शियर कैसे होगा, अगर टेंसाइल फोर्स लगा तो टेंशन, अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा तो कंप्रेशन, और अगर शियर लगा, अगर शियर लगा तो इसमें क्या होगा, शियर डेवलप हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन इलोंगेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिएक्सियल फोर्स। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी, इसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, इसको बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी को अब हम स्ट्रेन एनर्जी को डिफाइन करें। स्ट्रेन एनर्जी को अगर हम लिखें तो 1/2 यू इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और 1/2 इंटू पी बाई ए, स्ट्रेस को पी बाई ए लिखा, और स्ट्रेन को लिखते हैं क्या, स्ट्रेन को लिखते हैं सिग्मा बाय ई, और इसी को लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू लिखेंगे पी बाई ए। ठीक है, 1/2 ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम को क्या लिखोगे, वॉल्यूम को लिखोगे आपको एरिया इंटू लेंथ, एक कट गया। तो ये डेरिवेशन स्ट्रेन एनर्जी पर स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का है। ये स्ट्रेन एनर्जी आपका ये हो गया, स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा 1/2 ई स्क्वायर ओवर 2 ई एल। ठीक है, ई स्क्वायर एल ओवर 2 ए। ठीक है, ये आ गया आपका स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आपका आ जाएगा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इंटू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, आपका आंसर हो जाएगा ये 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, द रिजिडली कनेक्टेड बार of steel and copper is cooled. The rigidly connected bar of steel and copper is cooled, then copper bar will be। तो आपको एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो होता है, आपको ये कंसेप्ट आप देखोगे गौर करोगे कि आपको बहुत सारे जगह पे आपको ये मिल जाएगा, कंसेप्ट मिल जाएगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो पहला पहला है कि टेम्परेचर को, अगर चेंज इन टेम्परेचर को बढ़ा दिया, चेंज इन टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और एक बार होता है चेंज इन टेम्परेचर को घटा दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि आपके पास दो मटेरियल होगा। ठीक है, एक होगा मटेरियल वन, मटेरियल वन, और मटेरियल टू, मटेरियल टू। मटेरियल वन का क्या होगा, मटेरियल वन का अल्फा क्या होगा, अल्फा इसका लिखा रहेगा, एक का अल्फा होगा मोर, यानी थर्मल ऑफ कोफिशिएंट, थर्मल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसका अगर इसका मोर दिया हुआ है, और एक का होगा, दूसरे का क्या होगा, थर्मल ऑफ कोफिशिएंट लेस होगा। तो जिसका अब आते हैं, अब इसमें क्या है, जिसका थर्मल ऑफ कोफिशिएंट ज़्यादा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, उसको उसमें हो जाएगा आपको कंप्रेशन, इसमें होगा कंप्रेशन। लेकिन जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है उसको हो जाएगा टेंशन। ठीक है, और अगर यही चीज़ हम करें इसमें कि जिसका अल्फा अगर किसी का ज़्यादा होगा, और अगर अल्फा अगर कम रहा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जिसको अल्फा है उसको, उसका अल्फा ज़्यादा है उसको हो जाएगा टेंशन, और जिसका अल्फा कम है उसमें आ जाएगा कंप्रेशन, उसमें आ जाएगा कंप्रेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्या बोला था, कॉपर इज कूल्ड, then the copper will bar will originally connected bar of steel
एंड कॉपर। अब आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का वैल्यू पता होना चाहिए स्टील के लिए भी, और कॉपर के लिए भी। मैं आपको 3-4 कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको मैं यहाँ पे एक नोट लिख करके बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। इसमें बात करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील की बात करें, अल्फा ऑफ स्टील की बात करें, 12 इंटू 10⁻⁻6 और डिग्री सेंटीग्रेड स्टील का हो गया। और दूसरा कौन सा बोल रहा है इसमें, कॉपर। कॉपर का होता है अल्फा, कॉपर का अल्फा ज़्यादा होता है, ये होता है 16 इंटू 10⁻⁻6 और डिग्री सेंटीग्रेड, 16 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है अल्फा ऑफ कॉपर का। तो अभी देखिए कि अल्फा मटेरियल वन ये आपका कॉपर है, ये आपका क्या है, ये है आपका कॉपर, और ये है आपका स्टील। यही केस है, the residue are connected cool copper is cooled and copper bar will be subjected। ये क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं यानी कि टेम्परेचर घटा रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे हैं। तो जिसका ये कॉपर है ना, ये कॉपर है और ये स्टील है, ठीक है। तो कॉपर को क्या होगा, टेंशन, और स्टील में क्या होगा, कंप्रेशन। तो कॉपर में देन द कॉपर विल बी, कॉपर में क्या होगा, टेंशन, कॉपर में क्या होगा, टेंशन हो जाएगा, ठीक है, कॉपर में होगा टेंशन। के बाद और स्टील में क्या हो जाएगा, स्टील में हो जाएगा कंप्रेशन। तो कॉपर में हो गया आपका, कॉपर में हो गया आपको टेंशन, और स्टील में हो गया आपका कंप्रेशन, स्टील में हो गया आपका कंप्रेशन, ठीक है।